नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ है वो हमारे आपके सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद उनको भारत में आकर के अभी शरण लेनी पड़ी है। शेख हसीना भारत में पहले भी शरण ले चुकी हैं और आप जानते हैं 1971 में जो घटनाएं हुई थी उसमें भारत की बेहद अहम भूमिका रही थी। अवामी लीग की जो लीडरशिप है उसके भारत के साथ किस तरह के रिलेशन रहे हैं ये हम आप सब जानते हैं। खालिदा जिया कुछ ऐसी ताकतों के हाथों में खेलती रही जो भारत विरोधी रही और शेख हसीना उनका पूरा परिवार एक तरीके से भारत के मित्र के तौर पर जाने जाते हैं। जहां से इस समय मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, ये दिल्ली से बिल्कुल एकदम सटा हुआ उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला लगता है और इस समय शेख हसीना जहां मैं बैठा हूं, यहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर हिंडन एयरपोर्ट पर हैं। अभी एनएसए अजित डोवल साहब ने उनसे जाकर के मुलाकात की है और इसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें विदेश मंत्री हैं, जिसमें राजनाथ सिंह साहब हैं डिफेंस मिनिस्टर और जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी हैं। और मुझे लगता है कि एनएसए अजित डोवल की बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर जो मुलाकात हुई है करीब 1.5 घंटा, उसी के सिलसिले में फैसला हो रहा होगा कि करना क्या है अब। क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक ये भी आ रही है कि वो यहाँ से लंदन जा सकती हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि वो फ़िनलैंड जा सकती हैं, वहाँ अपना बेस बना सकती हैं। और हम सब जानते हैं कि उनकी बेटी हिंदुस्तान में ही है, दिल्ली में है। मेरे विचार से शेख हसीना की इच्छा भारत में रहने की होगी, दिल्ली आस-पास कहीं रहने की होगी। ये भारत के लिए कितना पेचीदा मसला है और इसमें क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं बांग्लादेश में, जाहिर है अगर भारत शेख हसीना को भारत में रखता है तो फिर उनकी सीधी दुश्मनी और विरोध भारत से होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और दूसरे प्रयागराज से, इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मित्र और आपके साथ रोज जुड़ने वाले अनुपम मिश्रा साहब। तो अनुपम जी को भी जोड़ लेते हैं। अनुपम जी बहुत स्वागत है, मिर्जा साहब बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद जी, जय हिंद। मिर्जा साहब को भी नमस्कार। मेरा भी आपको बहुत बहुत नमस्कार अनुपम जी। मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जो ये कट्टरपंथी हैं, इस्लामिस्ट हैं, ये आपके यूरोप में भी जीवन दूभर किए हुए हैं लोगों का और बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं। जून में यह सिलसिला शुरू हुआ था, पूरा जुलाई सुलगता रहा और अब अगस्त आ गया है। ये नौबत आ गई है कि अगर शेख हसीना अपना आवास ना छोड़ती, अपना देश ना छोड़ती, तो शायद 1975 फिर दोहरा दिया जाता। तो ये सब हो क्यों रहा है साहब? थोड़ा सा जरा इसकी जड़ों की तरफ जाकर के इसको समझाइए। बहुत धन्यवाद ओमकार चौधरी जी आपका, और अनुपम जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, देखा जाए तो इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर समुंदर को या दरिया को कहते हैं ना कूजे में बंद करने के हवाले से अगर मुख्तसर इसको बयान किया जाए ताकि एक लेमैन भी समझ सके और आपके दर्शक जो है वो बोर भी ना हो, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हुआ है, ये जो कू हुआ है, ये बिल्कुल CIA का टेक्स्ट बुक कू है।
जहां पे भी CIA ने मिलिट्री कूज करवाए हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, वहां पे यही पैटर्न फॉलो किया गया है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस वक्त जो है वो अपोजिशन की पार्टी, जो बड़ी पार्टी हो, उससे इलेक्शन बायकॉट का ऐलान करवाया जाए। और वो हम देखते हैं कि BNP जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बायकॉट का ऐलान किया। उसके बाद इस्लामिक जहादी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके साथ मिल गई और एक अपोजिशन क्लस्टर बन गया इसके खिलाफ। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप फिर इलेक्शन के रिजल्ट को डूबियस करार दे देते हैं। आप ये कह देते हैं कि ये इलेक्शन रिजल्ट जो है ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इस इलेक्शन में मेन अपोजिशन को शामिल होने ने शमूलियत नहीं की, तो इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। इसका नतीजा आगे क्या होता है कि आप दुनिया की नजरों में ये बयानियां या ये नैरेटिव लेके आगे चलते हैं मीडिया के जरिए कि जनाब ये जो गवर्नमेंट है इसकी तो कोई लोकी स्टैंड आई ही नहीं है, ये तो लेजिट, इसकी तो कोई पॉपुलैरिटी ही नहीं है, ये तो डिक्टेटर्स की तरह आ गए हैं, ये तो मैनिपुलेट करके इलेक्टोरल कॉलेज को ये इक्तदार में। उसके बाद एक स्पार्क ढूंढा जाता है और वो स्पार्क जलाया जाता है। और वो स्पार्क जो है, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जून में कि कोटा सिस्टम को बहाल किया जाता है, जिसको कि 2018 में शेख हसीना ने खुद खत्म किया था, उसको हाई कोर्ट के जरिए बहाल करवाया जाता है। और यह तासुर दिया जाता है कि जैसे सरकार ने ये कोटा सिस्टम बहाल कर दिया और फिर एक आंदोलन शुरू किया जाता है उसके खिलाफ। और फिर देखते ही देखते हम ये देखते हैं कि वो हाईजैक हो जाती है स्टूडेंट मूवमेंट और उसमें इस्लामिक जहादी रेडिकल एलिमेंट जो है वो उसके फोर फ्रंट पे आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री फायरिंग शुरू हो जाती है और उसके अंदर लाशें गिरनी शुरू हो जाती हैं और ये पता नहीं चलता कि ये फायरिंग की कौन, ये जो स्ट्रेट फायर है ये कौन इसका हुक्म दे रहा है। और फिर लाशों के अंबार जब लग जाते हैं तो उसके बाद एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर खींची जाती है कि भाई अब इस हुकूमत के कंट्रोल से हालात बाहर निकल गए हैं। और वो एक ऐसा फिर एक मौका पैदा किया जाता है ताकि मिलिट्री इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। और आम दिनों में अगर मिलिट्री कू होगा तो लोग सड़कों पे बाहर निकल आएंगे, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल में मिलिट्री कू होगा तो उस मिलिट्री कू के जो लीडर होंगे, जैसे जनरल वकार हैं यहाँ बांग्लादेश में, इनके लिए तालियां बजेंगी, लोग मिठाइयां बांटेंगे, भंगड़े डालेंगे, खुशियां मनाएंगे और एक देशद्रोही वाकये को एक देश सेवक वाकया या सेविंग द नेशन फ्रॉम अ मेजर डिजास्टर का वाकया कह के उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये एक टेक्स्ट बुक इसका है सिलसिला और इसमें मैं बिल्कुल, मुझे किसी को नजर आए ना आए लेकिन मुझे क्लियरली CIA का फुटप्रिंट नजर आ रहा है। जी कुछ कहना चाहते हैं? मिर्जा साहब, बहुत दिनों से नजर आ रहा था कि अमेरिका शेख हसीना की सरकार को डिस्क्रेडिट करना चाह रही है। बहुत दिनों से, जैसे अभी वो वेनेजुएला में चुनाव के रिजल्ट मांग रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार कह रहे थे कि चुनाव ठीक नहीं हुए हैं। एकदम साफ फुटप्रिंट की क्या बात है, आप समझिए जैसे CIA उस पर कूद पड़ी थी। सवाल सिर्फ एक ही आता है कि साहब शेख हसीना को हटाकर वहां पे दोबारा मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, कट्टरपंथियों को वापस लाकर बांग्लादेश को ईरान बनाकर, पाकिस्तान बनाकर अमेरिका को हासिल क्या हो रहा है? बहुत कुछ हासिल होगा। पहली चीज तो ये है कि एक अनस्टेबल कंट्री होगी, पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री होगी। और अमेरिका तो चाहता ही ये है कि जो कंट्रीज उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक स्फीयर में आते हैं वहां डिस्टेबलाइज उनको किया जाए। एक मुल्क बता दें जो अमेरिका का एलाई हो और वो स्टेबल हो। तो पहला तो ये है कि डिस्टेबलाइज करके वहां एक ऐसा नैरेटिव पे बिल्ड किया हुआ कंट्री जहां किसी भी बहाने से इंटरवेंशन की जा सके। मिसाल के तौर पे अगर वहां जहादियों का कब्जा हो जाता है बांग्लादेश पे तो फिर एक काउंटर। मिर्जा साहब, आप जान रहे हैं शेख हसीना के हटते ही
ये पूरा मुल्क आईएसआई की गोद में बैठ जाएगा। और आईएसआई की गोद में पहले जैसे खालदा जिया के टाइम में मतलब बैठा करता था, और आईएसआई की गोद में जाने का मतलब है कि उस चीन की गोद में बैठ जाएगा। चीन की गोद में बांग्लादेश को ढकेल कर, खास तौर से तब जब तीस्ता जो हाइड्रो वाटर परियोजना है उस पे शेख हसीना ने मतलब चाइना विजिट छोड़ के लौटी थी, और उन्होंने कहा था कि तीस्ता पे हम इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, चाइना के साथ नहीं करना चाहते। चाइना उनसे नाराज चल रहा है। आज आप उस मुल्क को आईएसआई की गोद में बैठाओगे और बाई प्रॉक्सी वो चाइना की गोद में बैठ जाएगा। अमेरिका तो मुझे लगता है हमेशा की तरह उसने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसने किसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि देखें ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त जियोपॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है। यानी अभी मैं किसी चैनल पे था तो वो यही बात आप वाली कर रहे थे कि चाइना का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो मैं कहता चाइना का यही रोल हो सकता है कि हो सकता है कि सीआईए ने, क्योंकि स्पाई एजेंसीज एक दूसरे से बात भी तो करती है ना, और ये कोई पहला मौका नहीं होगा तो हो सकता है कि चाइना को कॉन्फिडेंस में लिया हो सीआईए ने कि ये इस तरह से हम करने जा रहे हैं, और जो हसीना का बयान आया है जो आज जिसका आपने जिक्र किया है उसकी रोशनी में चाइना ने कहा ठीक है इसको तो हटाओ, अगर कोई और हमारा गंदा काम कर दे हमारे लिए somebody else can do the dirty work for us, so be it। लेकिन ये अब यहाँ पे बहुत मसाइल पैदा होंगे, बहुत। देखें मालदीव से शुरू हुआ है ये काम इंडिया के खिलाफ, और ये पूरा इंसर्कल कर रहे हैं इसको, और डबल इंसर्कलमेंट हो रही है ना। एक तो इकोनॉमिक इंसर्कलमेंट हो रही है इंडिया की, और दूसरी स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट हो रही है। और मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूँ सवाए इसके कि बहुत बड़ा धचका है ये हमारे देश के लिए, और हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। हम हसीना वाजिद को अगर शरण देते हैं यहाँ भारत में, अजाइलम देते हैं या रहने देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक्स्ट्राडिशन के एग्रीमेंट्स हैं, और अगर बांग्लादेश की अदालत शेख हसीना को सजा सुनाती है आने वाले दिनों में कोई मुकदमा चला के, और तो वो डिमांड कर सकते हैं कि एक कॉन्विक्ट हैं ये और इनको जो है बांग्लादेश वापस दिया जाए, तो वो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को बहुत स्ट्रेन करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि उनके जहाज में तेल भर के उनको तो भेजे ना लंदन, बाद में देखी जाएगी। और कल जो है ये स्टेटमेंट होनी चाहिए इंडिया की तरफ से, जयशंकर जी की तरफ से, कि हमें बहुत अफसोस है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है बांग्लादेश में, और वी एक्सपेक्ट एंड वी होप दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल बी रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश विल बी रिटर्न टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। इस किस्म का देके जिप कर ले मुंह, चुप करके बैठ जाएं, ऑब्जर्व करें, और जो थिंक टैंक्स हैं जो सारे हैं उनको काम करने दें, और जो हमारी डीप स्टेट है वो फिर बैठ के सर जोड़ के बैठे कि अब आगे हमें क्या कैसे चलना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईएसआई, अच्छा आईएसआई की बात मैं आपको बताऊं कि आईएसआई कोई चाइना की उस तरह से प्रॉक्सी नहीं है। आईएसआई हर उस देश की प्रॉक्सी बनती है जो उनको पैसा देगा, और आईएसआई के थ्रू ये अमेरिका ने सिर्फ यहाँ पे नहीं काम किया, इसमें बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में किया है, इंडिया में किया है और कर रहे हैं। नेपाल में इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं। ईरान तक में अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी थी जो हानिया को मारा है, ये पिन पॉइंट लोकेशन भी जो है आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने दी है। बहुत ये गंद है, ये बड़ा बहुत ये ग्रे एरियाज हैं, बड़ा मडी वाटर है ये जो जासूसी की दुनिया है, ये इतनी उस तरह से नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती ये। तो इस वक्त हमें यह देखना चाहिए कि हम हमारे देश को हमने इस आग से कैसे बचाना है। शोले तो आ गए हैं, आग हमारे लपटे जो हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको चाहिए कि फौरी तौर पर बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको सिक्योर करें। जितनी फ्लाइट्स बांग्लादेश से आ रही हैं वहां पे उनको चेक किया जाए प्रॉपरली कि कौन आ रहा है, क्या उसमें सिलसिला है।
और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जबरदस्त इनकलाब आया है बलूचिस्तान में, महारंग बलोच की क़यादत में, उसको भी हमें देखना चाहिए कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और पीओजेके में जो है वो कैसे कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये जम्मू में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसके ऊपर मैंने काफी प्रोग्राम भी किए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान ने उठ के कर दिया? ये जम्मू में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये भी सीआईए करवा रहा है। ये आज मेरी बात आप नोट कर लें, मेरे पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं पजल के जिक्सॉ ज्वाइन करता हूं तो मुझे नजर आता है कि ये जो चप्पी डाली थी ना मोदी जी ने प्यूतन को, उसका जवाब इंडिया दिलवा रहा है जम्मू में। और पाकिस्तान को क्या चाहिए? वो क्या कहते हैं, घी वाली रोटी, और वो भी दो दो। वो तो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैले, और अगर वो पैसे कोई दे दे कि हाँ जी हम पैसे देते हैं, चलो आगे करो, और क्या चाहिए किराए के कातलों को? तो ये बड़ी गंभीरता है, हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा विचार करके इसको आगे हमें बढ़ना चाहिए। जी, बहुत अहम टिप्पणियां मिर्जा साहब आपने की हैं, लेकिन मैं अनुपम जी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझाएं इसको। अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं बांग्लादेश से, उनके आवास में कुछ ऑफिसेज में, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के फोटो लगे हुए थे। एक सेना की वर्दी जैसे दिखने वाले व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द खड़े हुए कुछ दूसरे लोग वैसी ही वर्दी पहने हुए, वो शेख हसीना का फोटो केवल उतार नहीं रहे हैं, उतार करके जमीन पर पटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि साहब, लगता है कनेक्शन कटा है लेकिन जुड़ नहीं नहीं, आवाज आ रही जाएगा। है आप? आवाज आ रही है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शेख हसीना की फोटो केवल उतारी नहीं जा रही है, उतार करके पटकी जा रही है, तो जो मिर्जा साहब अभी कह रहे थे कि आईएसआई और पाकिस्तान का निज़ाम और कहीं ना कहीं चीन, ये सब इसके पीछे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक सेफ वे तो दे दिया सेना ने, हेलीकॉप्टर बुला करके विमान से उनको भारत तक पहुंचा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेशी सेना का ही एक और विद्रोह है ये किसी ना किसी रूप में, और वो कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहली बात तो ये है कि शेख हसीना का फोटो बहुत छोटी चीज है। उन्होंने तो आज मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरा दी। बंग बंधु जिन्होंने मुल्क बनाया, उनकी मूर्ति गिरा दी, और शेख हसीना उनके आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। कुल मिलाकर एकदम फ्लैशबैक हो गया है। 1975 में इसी तरह शेख हसीना अपनी इसी बहन रेहाना को लेकर आई थी, जब जर्मनी में थी, जिस समय शेख मुजीबुर रहमान मारे गए थे, उनके तीनों लड़के मारे गए थे, दोनों बहुएं मारी गई थी, उनका भाई मारा गया था, एक मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल मारे गए थे, पुलिस वाले मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय ये जर्मन एम्बेसडर के घर में घुस गई थी जाके उस समय, और वहां से इनको इंदिरा गांधी ने चरण दी थी। और शेख हसीना 1975 में इसी बहन रेहाना को लेके आई थी। उस समय इनके साथ उनके पति भी थे, वो जो वाजिद मियां थे, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, तो वो भी उनके साथ आए थे। बस आज अंतर इतना है कि उनके हस्बैंड, जाहिर सी बात है कुछ और है नहीं अभी, तो वही हसीना और वही रेहाना आज 1975 के बाद एग्जैक्टली एकदम फ्लैशबैक आप देखें, वही सीन पैदा हो गया है। शेख हसीना रहेंगी नहीं रहेंगी, पहले तो एक बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आप हसीना को रखें, हसीना को ना रखें, जो निजाम वहां आ गया है वो प्रो इंडिया नहीं होगा, वो प्रो इंडिया नहीं होगा। आप शेख हसीना को फांसी भिजवा दे, पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉक्टर मिर्जा को ट्विटर पे फॉलो करता हूं, मैं बहुत रेगुलर देखता हूं, मैंने उनको ट्वीट भी किया है, रिट्वीट भी किया है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सीरियस ट्वीट भी किया था कि कश्मीर में आतंकवादी नहीं घुसे हैं, वो एसएसजी कमांडोज घुसे, और कमांडोज उनका भी नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहे हैं, जुनैद या कोई नाम उन्होंने बताया था। तो ये बहुत सीरियस बात है, जिंजुआ, ये एक सीरियस बात है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जहां उनसे डिसएग्री करता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। लाख आपके पास एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो यार, गई शेख हसीना, छुट्टी मिली वाली बात, उनको आप वापस लाकर अपने, भाई कुछ भी हो, शेख हसीना का भी तो वहां एक सपोर्ट बेस है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट है आपका, बड़ा वैलिड पॉइंट है। हाँ,
उनको वापस लाके आप दोबारा बवाल क्यों कराना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। पहली बात। तीसरी बात, किसी भी इस्लामिक कंट्री, देखिए ये बात एक बार नहीं 1000 बार साबित हो चुकी, इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। इस जो इस्लाम है वो लोकतंत्र के साथ, जमहूरियत के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद ह्यूमैनिटी सर, मिश्रा जी। चले चले इंसानियत चले के साथ ही कंपैटिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी फिलहाल एक जो पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, जी जी आप जी। ये देख लें कि पिछले 53 साल में जो बना है, जो 53 साल में बना है, ये क्या नाम है, बांग्लादेश, इस 53 साल में 25 साल वहां पे आर्मी रूल रहा है। और जो बचा हुआ 3 टर्म शेख हसीना के और 2 टर्म खालदा जिया के, ये जो 25 साल बचता है, उसमें भी ये वैसे ही है जैसे वहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में होते हैं और फौज चलाती रहती है सरकार, वैसे ही रहा शेख हसीना का। इस बार थोड़ा सा पापुल तीज में मैं मानता हूं, लेकिन अगर खालदे, देखिए बहुत पहली बात तो ये, सर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के कह रहा हूं, भारत सरकार को सबसे पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपके पास वहां पे फुल हम्म, टाइम गवर्नर भी नहीं है, आपके पास बहुत लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर, बात की है। आपने आसाम के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दे रखा है। आप हम्म, एक बार नक्शा उठाकर देखें, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका इनसिक्योर हो गया है, बिल्कुल। अनसेफ हो गया है। ये आप जो युवा, राष्ट्रीय राइफल निकाली है वहां से। मैं यही कह रहा हूं कि साहब सबसे पहले तो आप मणिपुर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाएं साहब। एक चीज और देखने की है, हम कहते हैं बहुत, आज मैंने इसको अपने चैनल घूमता आईना पे भी कहा, मैं कहा सर कितनी बड़ी बात है कि 10 साल में पहली बार ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि जो नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे मैं उनके साथ खड़ी हूं। ये वो ममता बनर्जी हैं जो कहती थी कि नरेंद्र मोदी की परछाई भी मैं नहीं पड़ने दूंगी, जिनको केंद्र सरकार के हर फैसले से प्रॉब्लम थी। आज हम्म, ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ी। कारण समझिए, ममता बनर्जी पैनिक कर चुकी है। उनको मालूम है कि अब किस तरह का इनकर्जन होगा, उनको मालूम है कि अब किस तरह बॉर्डर अनसेफ हो जाएंगे। देखिए, वहां से शरणार्थी आए, शरणार्थियों को फर्जी आधार कार्ड बनाए, उनको अपना वोटर बनाए, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, वो तो बात ही अलग है। लेकिन अब जो होगा, अब जो आतंकी आएंगे वो पश्चिम बंगाल में और खास तौर से असम में जो नंगा नाच होने जा रहा है, असम में, पश्चिम बंगाल में और असम से सटे मणिपुर में, ये आप समझिए ये बहुत गंभीर बात है। आप छोड़ें एक मिनट, आईसीआईए पीआई छोड़ें, वो बांग्लादेश छोड़ें, पहले आप अपनी जान बचाएं, क्योंकि असम में और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है 30% से ज्यादा हो रही। अब वहां पे जो ये घुसपैठ बहुत आसान हो जाती है कश्मीर टाइप की। अभी आपने देखा कश्मीर में टुकड़े 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 में 30-35 आदमी ऐसे पकड़े हैं पिछले 1 साल में, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करते थे, उनको लोकल सपोर्ट देते थे, उनको ग्राउंड सपोर्ट देते थे। ये सपोर्ट असम में और पश्चिम बंगाल में भी मौजूद है। तो सबसे पहले अपना मणिपुर देखें, अपना सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट देखें, पश्चिम बंगाल देखें, जहां पे ममता जैसी महिला पहली बार बयान दे रही हो, इस तरह डर चुकी है। ये बहुत कुछ कहता है ओंकार जी। अच्छा, मैं आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं मिर्जा साहब दोबारा उसी सवाल पे लौटता हूँ, जहाँ आपने कहा था कि फ्यूल भरवाइए, नमस्ते करिए, लंदन, फ़िनलैंड जहाँ चाहे वहाँ भेज दीजिए, अपनी सिरदर्दी फ़िलहाल टालिए। लेकिन जब नंगी आँखों से सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि खेल क्या चल रहा है, और एक भारत की समर्थक, कट्टर समर्थक, और जिनकी लीडरशिप में भारत के हित के बहुत बड़े-बड़े फैसले वहाँ हुए हैं, और अभी हाल में जिसकी चर्चा अभी-अभी अनुपम मिश्रा जी ने की है, तीस्ता तीस्ता नदी पर जल बंटवारा और एक प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश ने भारत के हवाले कर दिया, चीन के दबाव के बावजूद। ऐसे में भारत की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अब इन तमाम ताकतों को अपने ही अंदाज में जवाब दे और बताए कि ये अब दबने वाला भारत नहीं है, आपकी साजिशों को भी खूब समझता है, और जो आप चाह रहे हैं वो भी नहीं होने देगा। क्या ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंडन एयरबेस पर जाकर के एनएस से अजीत डोभाल साहब का 1.5 घंटा
शेख हसीना से मुलाकात करना, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस लौटना, वहां पर जो टॉप फैसले लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और अजीत डोभाल, इन पांचों की जो मीटिंग चल रही है, उसमें कोई ये फैसला तो करने के लिए मीटिंग नहीं चल रही होगी कि फ्यूल भरवाइए और इनको रवाना कर दीजिए। जाहिर है, ये इसीलिए मीटिंग चल रही होगी कि क्या हम शेख हसीना को भारत में ही रख कर के जवाब दें? चौधरी साहब, पहली बात कि अगर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है तो वो फिर जम्मू कश्मीर में दिखानी चाहिए, पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में दिखानी चाहिए, जो कि भारत का टूट अंग है। दूसरी बात, मैं ये बात इसलिए इस हवाले से नहीं कह रहा हूं कि जी शेख हसीना ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सिलसिला रखा और बड़ी हमारी वो दोस्त हैं और उन्होंने स्टेट लेवल पे भी हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जियो पॉलिटिक्स को सामने रख के कह रहा हूँ, रख ले बेशक, मुझे ये इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जो भी फैसला मोदी जी और उनके जो साथी हैं वो लेंगे इस हवाले से, वो बड़ा सोच समझ के लेंगे और वो फैसला यकीनन एक बेहतर फैसला होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस शेख हसीना को भी, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मुझे इंडिया में पनाह दी जाए। मैं भी किसी तीसरे कंट्री में जाऊंगा। मैं एक दोस्त कंट्री को मुश्किल में या इम्तिहान में ऐसे नहीं डालूंगा, जबकि चारों तरफ से मैं देख रहा हूं कि मेरे दोस्त को अमेरिका और चाइना घेर रहे हैं। तो मैं एक खुद जो है बजाते खुद एक ऐसा एलिमेंट क्यों बनूंगा कि मैं मेरी वजह से मेरा दोस्त और मुश्किल में पड़ जाए। ये कोई पश्तून वली तो नहीं है ना कि पश्तूनों में ये रिवाज है कि अगर कोई दुश्मन भी आ जाए आपकी पनाह में तो आपने उसको पनाह देनी है। ये तो एक वो उनकी ट्रेडिशनल कल्चरल सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन नहीं है। दूसरा ये है कि चलो मान लेते हैं कि वो अगर ऐसा कोई होता है, ये मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि वो अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद भी वो क्यों चाहेंगे कि भाई शेख हसीना को वापस ढाका बुलवा के तो एक नया तूफान खड़ा किया जाए वहां पे। वो चाहेंगे कि वो दूर ही रहे, जितना भी दूर रह सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको तीसरी कंट्री में जाना चाहिए। ये एक कू हुआ है उनके खिलाफ, जो सीआईए ऑर्केस्ट्रेटेड कू के तमाम हॉलमार्क्स इसमें मौजूद हैं। तो इनको इंटरनेशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत सिर्फ इंडिया की सपोर्ट की। और अगर ये इंडिया में रहती हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड की सपोर्ट जो है वो मुझे मुश्किल नजर आती है शेख हसीना के हक में। वो यही होगी कि वो इसको इंडोर्स कर लेंगे ये कहते हुए कि जी हम सिचुएशन इज वेरी बैड, वी डोंट एंडोर्स दिस, हाउएवर अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं कि वो ये कहेंगे अंडर द सर्कमस्टांसेस वी होप दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज रिस्टोर्ड एंड डेमोक्रेसी इज यू नो रिटर्न टू बांग्लादेश एट द अर्लीस्ट। ये इस किस्म का, और अंदर वो जो गेम खेल रहे हैं वो करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना को भारत में रखना जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शेख हसीना, आई लव हर, शी इज अ वेरी नाइस लेडी। और मैं जब 11 साल का 10 साल का था, मैं उनके 9 और 10 साल 2 साल मैं उनके पिताजी को भी मिला रावलपिंडी में, मेरे फादर के वो दोस्त थे। तो उस हवाले से एक रिस्पेक्ट भी है उनकी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की के जो लवाजमात होते हैं कि जो होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। दोस्तियां ये चीजें अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आप देखें ना कि एक हमने सितंबर में हमारा मुआहदा हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे 7 अक्टूबर को कितना बड़ा हमला हमास से करवाया।
और अभी तक वो जंग चल रही है। वो क्या जंग है? लोगों के लिए तो वो इस्लाम और कुफर की जंग है। मेरे लिए वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने की जंग हो रही है, ट्रेड रूट न देने की जंग हो रही है। वही जंग हो रही है जिसकी वजह से 1947 में देश का बंटवारा करके भारत का सेंट्रल एशिया का रास्ता ब्लॉक किया गया। जी तो जी जी। चीजों को जरा सा जो है ना जज्बात से हटके भी देखना चाहिए। जी अनुपम जी, आपका नजरिया क्या है? खेल एकदम वही हो रहा है। मैं आपको तीन तीन संस्थानों के नाम बताता हूँ। संस्थान क्या थे, वो मॉर्फ कैसे हो गए। शेख हसीना ने एक बयान दिया जिसको लेके बड़ा बवाल हो गया। कहा साहब, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिलेगा आरक्षण, तो क्या रजाकारों के बच्चों को मिलेगा? तब बवाल हो गया। कौन है ये रजाकार? रजाकार मतलब होता है वॉलंटियर, स्वयंसेवक। गद्दार, गद्दार, ना ना ना, सुन 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 गद्दारों सुन। गद्दारों ना को ना भी ना तो कहा जाता है। ना ना ना, रजाकार माने स्वयंसेवक। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों जगह रजाकार शब्द गद्दार के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? यही रजाकार हैदराबाद के नवाब के साथ इन्होंने आर्मी बनाई थी, और उस जमाने में इनकी पार्टी का नाम MIM हुआ करता था, और इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो चला के इन्हीं को कुचला गया था, इन्हीं ने मारा था। ये वही रजाकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बचपन में उनकी मां को जिंदा जला दिया था। वो अलग बात है कि खड़गे साहब बड़े हुए तो सनातन को खत्म करने की बात करने लगे, लेकिन इन्हीं रजाकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मां को जला दिया था। इन्हीं रजाकारों ने हैदराबाद स्टेट में हिंदुओं पे जुल्म किए थे। फिर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया तो उसमें 1,500 रजाकार मारे गए थे, और तब जाके इसने नवाब में सरेंडर किया था। 16 दिसंबर 1971 को ए खान नियाजी 90,000 93,000 आदमी लेके भारतीय फौज के आगे आत्मसमर्पण करता है। 15 तारीख को, उसके एक दिन पहले, ढाका यूनिवर्सिटी से 500 आदमी ये रजाकार उठा ले गए, 500। और साहब क्यों उठा ले गए? ये 500 या 300 बजे एग्जैक्ट क्यों उठा ले गए साहब? उनको लग रहा था कि साहब इनको पकड़ के हम इंडियन आर्मी से नेगोशिएट करेंगे। तब तक खबर आ गई कि यार पाकिस्तानी फौज ने तो डाल दी हथियार। तो इन्होंने पूरे के पूरे 300 या 500 जितने थे सबको मार डाला। बाद में ये रजाकार एक मस्जिद में थे, भारतीय फौज जाके इनसे लड़ी और केवल 2 रजाकार जिंदा बचे, बाकी सबको मार दिया गया। वहां पे भी इन्होंने यही काम किया था, पाकिस्तान का पक्ष लिया था, यहाँ पे भी पक्ष लिया था। दिक्कत क्या है? 3 पार्टियां हैं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं मिश्रा जी। हाँ सर, थैंक यू सर। मैं देखिए, मुस्लिम लीग देश का बंटवारा हुआ, एक बांग्लादेश में आ गई बाद में 71 में, एक भारत में। बस उन्होंने क्या किया, अपने नाम को बदल के मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर लिया। रजाकारों की पार्टी थी MIM। उन्होंने क्या किया कि बंटवारे जब हार गए तो उन्होंने अपना नाम बदल कर लिया ऑल इंडिया MIM, AIM। तीसरी थी जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी क्या हुआ, जब फिर भारत का बंटवारा हुआ, ओरिजिनल जमाते इस्लामी पाकिस्तान में, यहां नाम रख लिया जमाते इस्लामी हिंद। यानी एक जगह हिंद लगा लिया, एक जगह इंडियन यूनियन लगा लिया, एक जगह ऑल इंडिया लगा लिया, और तीनों के तीनों लोग यहीं बैठे हैं साहब। यही लोग वहां बैठे हैं। इसी जमाते इस्लामी के लोगों को शेख हसीना फांसी दे रही थी, इन्हीं मुस्लिम लीग के लोगों को शेख हसीना कुचल रही थी। दिक्कत क्या है, जनरल इरशाद का जो टेन्योर था, ये जो खालिदा जिया के हस्बैंड, इनका जो टेन्योर था, इन्होंने क्या किया आप जान लें। एक डिक्टेटर, चाहे वो पाकिस्तान का एक सिंगल आदमी, मैं थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन मानता हूं, और उसको लोग कुछ भी कहें, और वो था ये अयूब खान। अयूब खान को छोड़ दें तो जितने डिक्टेटर हुए हैं, इन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। इनका तो हाल, इरशाद मियां का हाल तो ये था साहब, इन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि हम सब जानते हैं कि साहब रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह है, तो वहां पे अमर बांग्ला सोनार बांग्ला। उन्होंने कह दिया कि साहब हिंदू का लिखा हुआ नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, नेशनल एंथम बदल डाला जनरल इरशाद ने। ये हाल है वहां पे। वो अलग बात है कि नया नेशनल एंथम नहीं चला, फिर पुराना वाला लौट आया। बट द पॉइंट इज कि जितने डिक्टेटर्स आए, उन्होंने मुस्लिम लीग को चढ़ाया, उन्होंने जमाते इस्लामी को चढ़ाया, उन्होंने रजाकारों को चढ़ाया। यही वो 3 हैं जो आज सड़क पे आपको नजर आ रहे हैं।
यही वो लोग हैं जो भारत में आपको नजर आ रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारा कराया, यही वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारे में खून की होली खेली, यही वो लोग हैं जो सुहरावर्दी के साथ थे, बुचर ऑफ बंगाल के साथ। एक बात मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं ओंकार जी, मिर्जा सर, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि शेख मुजीब भी सुहरावर्दी के ही दत्तक पुत्र थे। शेख मुजीब का भी जो रोल था 1947 में कोई बहुत अच्छा नहीं था। 1946 के दंगे में भी शेख मुजीब का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं था। वो तो अलग बात है, जब अपनी गर्दन पे तलवार हो गई तो कहा साहब भारत बचा लो, भारत सही बचा बात लो। है। तो और उसमें भी हमें याद है आरएन काओ, रामनाथ काओ, हमारे ये जो रॉ के चेयरमैन थे, मैंने पढ़ा था कहीं, वो साहब पर्सनली गए मुजीब को वॉर्न करने, क्या साहब आपको मार देंगे, तो सुनने को नहीं थे यार वो। अरे हमें कैसे, हम बंग बंधु हैं, हमें कैसे मार देंगे, देख अब लीजिए तो कह साहब, रहे थे कि हमारे बच्चे हैं, हमें नहीं मार सकते। हमारे बच्चे हमें नहीं मार सकते। तो कुल मिलाकर बात फिर वहीं आ जाती है। मोटी मोटी बातें जान लें। नंबर एक, जहां जहां इस्लामिक देशों में डेमोक्रेसी है वहां आधे से ज्यादा समय मिलिट्री रूल रहा है। जहां पे सिविलियन रूल रहा भी है वो भी आर्मी के संगीनों के छाए में रहा है। नंबर दो, आप जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और रजाकार, ये तीनों, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों जगह ये मेन कल्प्रिट्स हैं। नंबर तीन, मेरा दावा है कि डीप स्टेट की बात तो बहुत होती है, आईएसआई की बात तो बहुत होती है, पर जितना पावरफुल डीप स्टेट अमेरिका में है, एक बार जॉन एफ कैनेडी ने कहा था ये बात कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा घातक अगर कोई चीज है तो सिर्फ अमेरिका से दोस्ती। कारण वो साहब आप कुछ भी कर लें, उनका एक अपनी थ्योरी, अपने हिसाब से चलते हैं। मामूली बात नहीं है कि देश, दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर सारे सारे युद्ध आ रहा है, आज तक एक युद्ध नहीं जीता। वियतनाम से तुम दुम दबा के भागे, अफगानिस्तान से तुम दुम दबा के भागे, इराक से तुम दुम दबा के भागे, लीबिया से तुम, हर मतलब आप देखें कि इनकी जितनी पॉलिसीज होती हैं कहीं ना कहीं वो एकदम आत्मघाती पॉलिसी होती हैं। तुम ही तालिबान बनाओगे और फिर तुम ही तालिबान मारोगे, और तुम्हारी वो चलती रहेगी, बस तुम्हारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो चलती रहेगी। एक आखिरी बात मैं इसमें आपसे कह रहा हूं कि साहब आज की तारीख में चारों तरफ देखने में आ रहा है कि साहब ग्लोबल एक रिसेशन का, आज भारत में 2,500 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, क्यों? अमेरिका में रिसेशन आने की बात हो रही है, अमेरिका में भी गिर रहा है। दो कंपनी में जैसा ऐसी है, जरा जाके देखिएगा, जिनका शेयर लगातार बढ़ रहा है, एक लॉकहीड मार्टिन और दूसरा नॉर्थरॉप ग्रमन। आप ये दोनों जो आर्म्स फैक्ट्रीज हैं, जो आर्म्स कंपनी है, दोनों के शेयर बढ़ रहे हैं। इनकी सारी इकोनॉमी युद्ध से चलती है, इनकी सारी अच्छा अब तो एक और भी तरीका सीख लिया साहब, फौज नहीं भेजना, कॉन्ट्रैक्टर्स भेज देने, मशीनरीज भेज देने। आप ये तो एक अब तो ये मर्सनरी के हिसाब से युद्ध लड़ने लगे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा साहब वही मानना है, कैनेडी की बात याद आ जाती है, इतने क्लूलेस लोग बैठे हैं, इतने क्लूलेस, खुद ही बनाएंगे, खुद ही गिराएंगे, खुद ही उसमें मरेंगे। और ये हमको एक आखिरी बात कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश को चीन की गोद में बैठाकर, आप नेपाल को चीन की गोद में बैठाकर अमेरिका का भला नहीं कर सकते। सिंपल। सही बात है, और बहुत डिटेल आपने जो है जानकारी दी है। मिर्जा साहब, चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जहां आप बैठे हैं इंग्लैंड में, वहां से भयंकर हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी, इस सब की खबरें हम देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं। और ये कुछ समय पहले तक तो जो अ, जिनको शांति दूत कहते हैं वो कर रहे थे, अब जगह जगह जो मूल निवासी हैं वहाँ के, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ये हो क्या रहा है साहब, थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताइए। और जब से ये स्टारमर साहब आए हैं, तब से मुझे लगता है कि भले ही ये अच्छे खासे बहुमत से आए हैं, पर एक वर्ग है जिसमें असंतोष दिखाई दे रहा है, और कहीं न कहीं इन पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये जो बाहरी लोग हैं, उनकी जो हिंसा है, उस पर उतना सख्त रुख नहीं अख्तियार कर रहे हैं, जितना ये मूल निवासियों को राष्ट्र के नाम संदेश देकर के धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
मूल निवासी मतलब? जो वहीं पैदा हुए, जो ब्रिटेन में। अच्छा। हाँ। देखिए, इसमें ये है कि माइग्रेशन तो हमेशा ही यूरोप में रही है, 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में। लेकिन जब से ये जंगें शुरू हुई हैं, सीरिया और अफगानिस्तान और लीबिया और ये सारा इलाका, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो माइग्रेशन इमिग्रेंट्स आए हैं यहाँ, वॉर रिफ्यूजीज आप कह सकते हैं उनको। और जर्मनी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोले, यूके ने खोले, फ्रांस ने खोले और उनको अंदर आने दिया। कुछ मुल्क ऐसे थे जैसे हंगरी वगैरह, उन्होंने अपनी सरहदें बंद कर दी, उन्होंने कहा हम तो नहीं आने देंगे। अब इन इलाकों में जब ये आए तो इनकी वेटिंग तो की नहीं थी, ये तो पता नहीं था कौन है कौन नहीं। इनमें कई जहादी भी आए, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी आए आम लोगों के साथ, और उन्होंने यहाँ आए। और अब ये है कि ओवर पीरियड ऑफ 30 years ऑलरेडी मुसलमानों के अपने इलाके बन चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, एक मुसलमान आता है तो वो ढूंढता है दूसरे मुसलमान को और फिर वो उसको अपने ही इलाके में ले नो आता है गो कि इधर। एरियाज, नो गो तो एरियाज। वो जो इलाके हैं वो धीरे 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 गेटोस बन गए और फिर वो नो गो एरियाज, जैसे मिश्रा साहब कह रहे हैं, नो गो एरियाज बन गए, गोरा भी नहीं जा सकता वहां। अब ये नो गो एरियाज ऑस्ट्रेलिया में भी बन चुके हैं, मुझे खुद ऑस्ट्रेलियंस ने बताया है जो वहां से छोड़ के आ गए ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये यहाँ पे इन्होंने जो यंग जनरेशन थी उसको किया रेडिकलाइज, ठीक है, और उसको रेडिकलाइज किया है और उसके जरिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा किया है यहाँ मुसलमान फैमिलीज के जो यंग जनरेशन है उसमें। और यहाँ पे शरिया की डिमांड उन्होंने करनी शुरू की, जिसमें अंजुम चौधरी नाम का एक बंदा था जिसको अब अरेस्ट कर लिया है दोबारा। और ये अब ऐसे में जब मुसलमान इलाकों में घुसना शुरू होते हैं तो वहां से अंग्रेज अपनी प्रॉपर्टीज बेच के आगे चले जाते हैं, वो कि वहां चले जाते हैं जहां अंग्रेज ज्यादा हैं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज जो है, गोरे जो है, इन्होंने महसूस किया कि ये कम होते जा रहे हैं इनके इलाके। और शुरू में तो ये था कि एशियन को घर भी किराए पे कोई नहीं देता था, लेकिन फिर इन्होंने खरीदने शुरू कर दिए और वो सिलसिला। तो अब ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, यूक्रेन वॉर की वजह से और ज्यादा यहाँ महंगाई हो गई है। तो अब यहाँ पे जो गोरा है उसको वो सहूलत नहीं मिलती जो एक एशियन मुसलमान रिफ्यूजी को मिलती है। उसको घर भी फ्री मिलता है, उसको बच्चों का अलाउंस भी मिलता है, उसको अपने गुजारे का अलाउंस भी मिलता है। तो ये सारी चीजें फिर राइट विंग पार्टियों ने इसको उठाया पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, और वो एक सेंटीमेंट मौजूद था लोगों में। तो वो अब एक सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो गई है और राइट्स हो रहे हैं हर जगह, आज भी हुए हैं, कल बहुत ज्यादा हुए, सैटरडे को भी हुए। तो बेसिकली ये है कि वो कहते हैं कि हमारा जो कल्चरल वैल्यूज थी वो डेसिमेट हो गई हैं। यहाँ पे जब मुसलमान सड़कों पे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। फिर गाजा की जो जंग है उसके बाद तो हर वक्त जो है वो सैटरडे को हर बड़े शहर में, यूरोप के बिलखुसूस यूके में, फलस्तीनी और मुसलमान जो है वो मुजाहरे करते हैं। और वो उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है, ये एक अलग सवाल है। तो उन्होंने कहा कि हमारी स्पेस इन्होंने ले ली, क्योंकि सैटरडे को गोरा निकलता है शॉपिंग के लिए, सैर करने के लिए, हाई स्ट्रीट पे जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। अब वो जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे इन्होंने टेक ओवर किया हुआ है या फिर पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं। तो ये अब इन्होंने जो टॉमी रॉबिन्सन की जो थी 2 हफ्ते पहले जो उस प्रोटेस्ट किया था उसने, उसमें सैटरडे को उसमें 1 लाख लोग अंग्रेज आया, पहली दफा इतना बड़ा आंदोलन हुआ और लोगों ने यही नारे लगाए कि भाई वी वांट अवर कंट्री बैक, वी वांट अवर कंट्री बैक। तो ये सूरत हाल चल रही है सर। जी इसमें जी। मैं भी थोड़ा जोड़ूं। अभी जी डॉक्टर हाँ। मिर्जा ने अंजुम चौधरी का नाम लिया। अंजुम चौधरी आई बीन फॉलोइंग फॉर द लास्ट 20 years नाउ। मतलब कमाल का बनता है। देखिए, मुझे तो लगता है उसको बहुत समय तक स्कॉटलैंड यार्ड और ब्रिटिश की पुलिस सिर्फ इसलिए छोड़ी रही
क्योंकि उसने असली तरह से ब्रिटेन में मुसलमानों को एक्सपोज किया। बंदा आंदोलन चला रहा था, इस्लाम विल डोमिनेट द वर्ल्ड। बकिंगम पैलेस के सामने जाके धरने पे बैठा था कि क्वीन को कन्वर्ट करो, क्वीन एलिजाबेथ या तो कन्वर्ट हो, बकिंगम पैलेस को मस्जिद में कन्वर्ट करो, क्वीन या तो मुसलमान हो या वो जो मतलब इस तरह की बेहूदी बातें। उसके बाद वो लगातार हर टीवी पे आके कहता था कि साहब आपके पास वो जो कोट और टाई पहन के मुस्लिम आके मीठी मीठी बात करते हैं ना, आप उनके चक्कर में ना आए, हमारी मस्जिदों में आके कुछ और कहते हैं वो। तो ही वॉज रियली एक्सपोजिंग देम। बहरहाल अब उसको पहले कैद हुई थी, फिर 5 साल वो 2.5 साल में छूट गया, अब आजादी का आवाज हो गया। लेकिन बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है साहब, पूरे यूरोप में राइट विंग फोर्सेस इस कदर आ रही हैं। चलो इटली में आ रही है, जर्मनी में आ रही है, फ्रांस में आ रही, समझ में आता है। पोलैंड में तो खैर उनका अपना ही अंदाज है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ रही हैं, नॉर्वे, स्वीडन, वहां आ रही हैं जहां पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बेल्जियम तो हाथ से गया, बेल्जियम तो खत्म हो गया, आप मान के चले। लेकिन ये जो इनकी अपनी सोच है, अब जैसे ब्रिटिशर्स का मैं आपको बताऊं, इंडिया को कहते थे ज्वेल इन द क्राउन। उनको इस बात की हमेशा कोफ्त रही कि जिस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे हाथ से निकली, हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत खत्म हो गई। दिस इज समथिंग दे नेवर फॉरगिव अस फॉर। हालांकि चर्चिल को पूरा इस्लाम का आइडिया था। रिवर वॉर्स में जिस तरह उन्होंने इसको रेबीज से जैसे इसे कहा है, उनकी रिवर वॉर्स 1902 में लिखी थी उन्होंने, जब वो आर्मी में हुआ करते थे। तो वो रिवर वॉर्स पढ़े, उन्होंने जो जो लिखा है। लेकिन दिक्कत क्या था, खुन्नस थी भारत से, इतनी ज्यादा खुन्नस थी भारत से कि बड़े लंबे समय तक इन्होंने पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, पाकिस्तानियों को वीजे दिए पढ़ाई के लिए। पाकिस्तानी जो भी एलीट होता था उसकी पढ़ाई हमेशा इंग्लैंड में होती थी। वो बैठा है ना लंदन में मेयर, अब वो तीसरी बार का मेयर बैठा है लंदन में आपके। और देखे बंदा कर क्या रहा है, वो पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए मस्जिदों के सामने रिक्रूटमेंट कैंप लगा रहा है, रिक्रूटमेंट कैंप लगा रहा है बंदा। तो अब हो गया ना, आ गया लेबर पार्टी। और ये लोग हर जगह है, ऐसा कोई देश नहीं है। इटली में देखिए इतनी नानी मर गई उनकी कि साहब आपने देखा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा समझौता किया कि किस तरह लीपेन ना जीत पाए, क्योंकि लीपेन ने उनको, आप हॉलैंड में देख लीजिए, आप पोलैंड में देख लीजिए, आप जर्मनी, फ्रांस, हर जगह आपको समझ में आ गया है कि मामला अब गड़बड़ा गया है। और बात ये जो राइट विंग फोर्सेस बढ़ रही है, वो केवल टॉमी रॉबिन्सन की बात नहीं है, पूरे यूरोप में बढ़ रही है, अमेरिका में बढ़ रही है। एंड वी आर फाइनली हेडिंग फॉर अनदर सिविलाइजेशनल वॉर। और ये जो 150 साल पहले ऑटोमन एम्पायर के टाइम हुआ था, 125 साल पहले, जो आपने ऑटोमन एम्पायर के साथ जो देखा था एक, आप वापस उस तरफ बढ़ रहे हैं उनका। चलिए इसी नोट पर खत्म भैया मिश्रा जी को बुलाया करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। मैं तो पहली दफा मिला हूँ इनसे, मजा आ गया मुझे। मैं सर आपको फॉलो करता हूँ सर ट्विटर पे।